जय हिंद साथियों, ऐतरे इंस्टीट्यूट के इस डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 15 जुलाई 2026 है और आज के डेट के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम का होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो आपका जो सोर्स है वो बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी को हम ये 3 रिसोर्सेज हम फॉलो करते हैं और इसमें से वही आर्टिकल डिस्कस करते हैं, वही कंटेंट डिस्कस करते हैं जिससे यूपीएससी के सिलेबस से मैच करे और जो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। आप डेली बेसिस पर देखो तो दुनिया भर की चीज़ें हमारे करंट अफेयर्स में या न्यूज़ का पार्ट बनता है, लेकिन उसमें से अगर आपको ये नहीं पता है कि कितना पढ़े और कितना छोड़े तो आप 4 से 5 घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, और उसमें से भी अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। हमारे सेशन का पर्पस क्या है? इसी चीज़ को एक तरह से सिंप्लीफाई करना कि करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो सके, कम शब्दों में कम मेहनत के साथ ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम उसको कवर कर पाए। और अगर एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो चाहे वो मेंस में आए या प्रीलिम्स में आए या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन हमारे रेंज में रहना चाहिए, तभी जाके करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मतलब भी है। ठीक है, तो आज बेसिकली हम 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे और एक एक करके उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको स्कैन करके आप जो हमारा ऐप है इंस्टीट्यूट का उसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि ऐप पर जो फ्री इनिशिएटिव वगैरह सब है, बहुत सारे कोर्सेज वगैरह आप उसको देख सकते हैं और आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम सोर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सोर्स की बात करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा जब भी स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले आपको सोर्स ही समझाता हूँ कि सोर्स आपका बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। 2026 के अगर पेपर देखोगे तो उसमें से लगभग 60-70% क्वेश्चन जो करेंट अफेयर से लिंक है वो डायरेक्टली पीआईबी से आया है। और पीआईबी क्या है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। सरकार, आपको पता है कि डेली बेसिस पर जब भी सरकार की कोई इनिशिएटिव है, कोई पॉलिसी है, कोई डेटा है, कुछ भी चीज़ें सरकार या गवर्नमेंट से रिलेटेड है, डेली डेली लाइफ के रिलेटेड है ना, उससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव है, जो करंट अफेयर्स है, जो एक तरह से सूचना इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिलता है। उसके बाद हम आपको बताएं कि द हिंदू में भी कोई ऐसा आर्टिकल है जो हमारे एग्जाम से लिंक करता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में अगर कुछ ऐसा आर्टिकल है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लिंक करता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो डेली बेसिस पर ना हम ये 3 रिसोर्सेज फॉलो करते हैं और इस तीनों में से जो आर्टिकल आपके काम का होगा मैं उसको अच्छे से डिस्कस करके आपको आसान करके आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। आपसे उम्मीद यह है कि आप अंत तक इस सेशन के साथ बने रहे। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा है वो है भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 के लिए रोड मैप। आपको पता है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो विजिट किए न्यूजीलैंड, है ना, और फिर वहाँ पे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिलकर 2030 के लिए, है ना, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, उसके लिए रोड मैप बनाया है और इसीलिए ये चर्चा में है। तब देखो, ये आयर आयर का क्वेश्चन है ना, आयर से रिलेटेड आर्टिकल है। अब न्यूजीलैंड कहते हैं कि भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो 40 साल के बाद विजिट किया है, इसीलिए बहुत हिस्टोरिकल विजिट है ये। तो हम ना हर एंगल से डिस्कस करेंगे कि पहले जो रोड मैप जारी किया उसमें क्या क्या इनिशिएटिव है, फिर उसके बाद भारत और न्यूजीलैंड के साथ क्या क्या चैलेंजेज है, क्या समाधान हो सकता है, हर एंगल से डिस्कस कर लेंगे। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे भी इंडिया और न्यूजीलैंड के रिलेशन को लेकर, जो कि संभावना बनता है क्योंकि 40 साल के बाद किसी प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, ठीक, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसीलिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद शांति विजन हमको डिस्कस करना है। 2028 और 29 में, है ना, इंडिया फाइट कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर बने, है ना, सदस्यता के लिए। और उसी सदस्यता के लिए उन्होंने अपना एक कैंपेन लॉन्च किया है, शांति विजन, जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि शांति विजन नाम में भी है शांति, जो भारत कैसे पूरे वर्ल्ड में शांति को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहा है, और इसी नाते भारत को परमानेंट जो नॉन परमानेंट सीट है 2028-19 के लिए वो उसको मिलना चाहिए। इसी वजह से वो ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, कैंपेन है, बेसिकली विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया है। देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये उड़ीसा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब उड़ीसा के जो वन मंत्री है, पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार को, ताकि उड़ीसा के जो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है ना, इसको नेशनल पार्क में तब्दील कर सके, है ना, नेशनल पार्क में। और आपको पता है कि जब भी किसी किसी कंजर्वेशन, है ना, कोई भी कंजर्व एरिया है, रिजर्व एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, अगर उसको नेशनल पार्क का दर्जा मिलता है तो वहाँ पर जो कंजर्वेशन स्टेटस हो जाता है बहुत टफ हो जाता है ना, बहुत 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 सारे एक्टिविटी पर प्रतिबंध लग जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि वो जो एरिया है ना वो काफ़ी पर्यावरण दृष्टिकोण से, है ना, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से काफ़ी बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट रखता है, सिग्निफिकेंस है उसका काफ़ी है ना, तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस बहुत बढ़ जाता है
कंजर्वेशन जो स्टेटस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। सरकार बहुत हस्तक्षेप करती है, प्रयास भी करती है, केंद्र सरकार के द्वारा मदद भी मिलती है। ठीक, अभी वियतनाम में फूकोक जो द्वीप है, यहाँ पर ना इंडियंस के कुछ है ना टूरिज्म के लिए गए थे, वहाँ पर उनका बोट पलट गया तो उससे करीब 15 बोलते हैं कि 15 इंडियंस की एक तरह से जान चली गई। इसी वजह से न्यूज़ में है ये द्वीप। तो ये द्वीप देख लेंगे, द्वीप कहाँ पर है, वियतनाम का द्वीप है। ठीक, फिर उसके बाद नेशनल इनोवेटिव चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशंस एंड रिसर्च, निडार 2, ये क्या है? तो बेसिकली निडार तो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने इसको जारी किया है, इसको लॉन्च किया है। उनकी कोशिश क्या है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो रिसर्चर है, जो स्टूडेंट है, उसके स्किल्स को कैसे इन्हांस किया जाए, तो उसको लेकर ना एक चैलेंज है। मतलब इनिशिएटिव है कि भाई आपने ड्रोन तकनीक या ड्रोन इनिशिएटिव यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर कुछ रिसर्च किए हैं, कुछ इनोवेशन अगर आपका है, तो आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और प्राइज जीत सकते हैं। तो ये पहल है। बेसिकली वो ड्रोन इकोसिस्टम को बिल्डअप करने के लिए रिसर्चर्स जितने भी स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी है, सबको एक साथ लाने की कोशिश है, ताकि इस दिशा में कोशिश या इस दिशा में आगे बढ़ सके। ये 5 आर्टिकल डिस्कशन का पार्ट आज बनेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडिया न्यूजीलैंड जो रोड मैप है उसको। ये पीआईबी का आर्टिकल है, देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की एक ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा की, जो 4 दशकों में, देख लो 40 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया और भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 का रोड मैप जारी किया या अपनाया। तो बेसिकली 2030 तक दोनों देशों का संबंध कैसा होगा, कैसे बढ़ाना है, वो कुछ टारगेट डिसाइड किया है, उसी दिशा में कोशिश हुई है, उसी दिशा में ये रोड मैप जारी किया गया है। ठीक, फिर देखो, गहरे होते संबंधों और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के स्मरण करने के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा भारत है ना न्यूजीलैंड एक सफल साझेदारी विषय पर एक विशेष गाला कार्यक्रम आयोजित किया। गाला कार्यक्रम मतलब वहाँ बैठते हैं लोग, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कुछ प्रस्तुतिकरण होता है, वो सबको देखते हैं। ठीक, तो इसमें मेन इशू क्या है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ जो संबंध है उसको 2030 तक कैसा होना चाहिए, इसको लेकर एक खांचा, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर, रोड मैप जारी किया गया है और उसको अपनाया गया है। तो थोड़ा समझते हैं कि इस रोड मैप में क्या चीज़ें स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना, मैप लगाना मैं भूल गया, मैं आपको समझा देता हूँ। एक रफ स्केच लेके चलते हैं। अब देखो, ये है इंडिया, इंडिया है, इसके नीचे जाएंगे इधर तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको छोटे से ये द्वीप मिलेगा ना, इसी को बोलते हैं न्यूजीलैंड। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है, आपको देखोगे ये इंडियन ओशन का पार्ट है, इंडियन ओशन का पार्ट है। और इधर जो आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका चाइना है, चाइना के इधर जाएंगे तो ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। और कहते हैं कि इन ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है, ये बेसिकली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बॉर्डर पे है, सीमा पर है। तो ये लोकेशन ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड कहाँ पे है, इंडिया और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बॉर्डर पे है। भारत के जो पीएम है, उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया की विजिट की और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की विजिट की, तो दोनों एक साथ ही विजिट किया है। ये पहली बार हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो न्यूजीलैंड भी गए। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया कई बार जा चुके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड नहीं गए। तो न्यूजीलैंड की भी आधिकारिक यात्रा इस बार हुआ है, लगभग 40 साल के बाद हुआ है। तो जो रोड मैप जारी किया गया ना, जो रोड मैप जारी किया गया है 2030 को लेकर, तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। क्योंकि इनिशिएटिव देख लेंगे ना, तो फिर उसके बाद हमको ये पता चलेगा कि किस दिशा में संबंधों को बढ़ावा देना है। तो कुछ डेटा फैक्ट्स वगैरह भी इसमें आपको निकलेगा, डिस्कशन का पार्ट बनेगा, तो अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है ना, राजनीतिक और कूटनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। कैसे? तो रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए नियमित, देख रहे हैं, नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं, विदेश मंत्रियों के बीच संवाद, संसद, दोनों देशों के, आपको पता दोनों देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो संसदीय कैसे गतिविधि बढ़ सकता है, कैसे संसदीय व्यवस्था को और बेहतर बना सकते हैं, उसकी दिशा में कोशिश होगा। सचिव स्तरीय बैठकों को संस्थागत यानी एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, ताकि लगातार क्रमिक रूप से
बैठक होता रहे, और अगर बैठक होगा तो जाहिर सी बात है जो भी समस्या होगी उसका समाधान होगा। लेकिन विदेश मंत्री तक के संवाद को स्थापित कर दिया है। ठीक, तो इससे बताता है कि संबंध हमारा प्रगाढ़ हो रहा है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा। अब रक्षा और समुद्री सुरक्षा में भी कोशिश हुई है कि आपको पता है इंडियन ओशन में इंडिया है और पैसिफिक ओशन में इंडियन ओशन के बॉर्डर पे है न्यूजीलैंड। तो समुद्री सुरक्षा रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सैन्य सहयोग की बात है, नौसैनिक अभ्यासों को विस्तार करने की बात है, देखो समुद्री सहयोग, हाइड्रोग्राफी एवं नौवहन मानचित्रण, बेसिकली इस सब की दिशा में कोशिश किया गया है। क्यों? देखिए लोकेशन से आपको पता चलेगा। अब ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड चारों तरफ देखोगे तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है और न्यूजीलैंड भी कोशिश कर रहा है क्या कि जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है ये वाला, उसमें जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उससे क्या हो रही समस्या आ रही है। तो इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों कोशिश, दोनों का एक सहमति क्या है कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री ओपन और नियम आधारित रूल्स के हिसाब से ये चले, इस दिशा में कोशिश करना है। फ्री ऑफ है ना, नेविगेशन की स्वतंत्रता जो है, नौवहन की जो स्वतंत्रता है, नेविगेशन स्वतंत्र तरीके से चल पाए, इस दिशा में कोशिश करना है, सुनिश्चित करना है। तो इसलिए समुद्री रक्षा सहयोग की भी बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, आतंकवाद के काउंटर करने के लिए सुरक्षा सहयोग करेंगे। तो आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की जाएगी, है ना। इस कार्य समूह की लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य होगा काउंटर टेररिज्म जो इनिशिएटिव है उसको बढ़ावा दिया जाए, काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जाए, जो ड्रग्स की जो तस्करी होती है उसको रोका जाए, और दोनों देशों के बीच जो एजेंसी है ना, एजेंसी के बीच सहयोग करके सुदृढ़ किया जाए। साइबर संवाद तंत्र भी एक तरह से स्थापित किया गया ताकि साइबर फ्रॉड, साइबर सहयोग की दिशा में कोशिश की जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है ये व्यापार और आर्थिक सहयोग, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हमारा संबंध कितना प्रगाढ़ है या कितना बढ़ाने वाले हैं। कैसे देखो, यह रोड मैप वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को न्यूजीलैंड $7 अरब तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। है ना, न्यूजीलैंड डॉलर है ये, बेसिकली 35,000 करोड़ तक का लक्ष्य करने का एक तरह से निर्धारित किया है। यानी द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक यानी 35,000 करने तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। कैसे होगा? तो देखो 2024 में ना कस्टम सहयोग समझौता, अब ये क्या है अभी डिस्कस करते हैं। तो 2024 में कस्टम सहयोग समझौता लॉन्च किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। 2025 में भी एक इनिशिएटिव है ये, अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर पारस्परिक मान्यता व्यवस्था। अब ये क्या है? AEO-MRO, इसके माध्यम से, तो इसमें ना दो चीजें हैं, पहले आपको कस्टम, है ना, कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और AEO-MRA क्या है इसको समझ लो, तब पता चलेगा कि कैसे हम 2030 तक 35,000 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। न प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि दोनों देश कोशिश कर रहा है कि मुक्त व्यापार समझौते को भी शीघ्र क्रियान्वयन करे। तो सवाल उठता है कि इसमें कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट है क्या और AEO-MRA है क्या, इन दोनों को समझ लेंगे ना तभी ये व्यापार वाला पक्ष जो है समझ में आएगा, क्योंकि टारगेट क्या है 2030 तक 35,000 करोड़ तक का टारगेट है। तो पहले कस्टम क्लियरेंस एग्रीमेंट क्या है वो समझ लो, है ना। 2030 तक व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। क्यों? क्योंकि 35,000 करोड़ तक का टारगेट है। कैसे होगा? तो देखो भारत जो है ना न्यूजीलैंड को दवाइयाँ, IT सेवा, मशीनरी, कपड़ा, ये सब निर्यात करता है। ठीक, और दूसरा न्यूजीलैंड भारत को डेयरी उत्पाद, कृषि तकनीक, ऊन, है ना, खाद्य उत्पाद, ये सब निर्यात करता है। इससे क्या पता चला है कि दोनों देश आपस में व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन जितना व्यापार अभी कर रहे हैं उसको 2030 तक दोगुना करना है ना, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करना है, और 2 टाइम्स बढ़ाकर कितना हो जाएगा? लगभग 35,000 करोड़ करना है। इसके लिए ना दो इनिशिएटिव, एक बार 2024 में कस्टम क्लियरेंस एग्रीमेंट हुआ था, उसको समझते हैं, और 2025 में एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, उसको भी समझते हैं। ठीक, तो पहले कस्टम क्लियरेंस एग्रीमेंट क्या है वो देख लो। क्या करते हैं कस्टम क्लियरेंस एग्रीमेंट में, ताकि जब भी दो देशों के बीच कस्टम क्लियरेंस एग्रीमेंट जैसे शब्द आए तो इकोनॉमी में, आप जैसे ये न्यूज में तो प्रीलिम्स का पार्ट बन सकता है, तो आपको समझना होगा। नाम से स्पष्ट है, कस्टम सहयोग समझौता यानी कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट,
2024 ये क्या है? बेसिकली ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीमा शुल्क जो कस्टम से जुड़ा जो समझौता है, कोशिश करता है कि व्यापार प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना। यानी हो क्या रहा है कि जब इंडिया और न्यूजीलैंड, है ना, जो सामान भेज रहे हैं, सामान जो भेज रहे हैं ना, ठीक, सामान एक दूसरे के यहाँ पर जो जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस एक्सपोर्ट में जो कस्टम से रिलेटेड जो चुनौती आती है उसको सुधारना है, उसको रिफॉर्म करना है और आसान बनाना है, ताकि व्यापार में कोई बाधा क्रिएट ना हो। यही है कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इससे क्या होगा, लाभ क्या मिलता है इससे? तो माल की जांच और मंजूरी की प्रक्रिया तेज होती है, क्योंकि बहुत सारा कस्टम्स डिपार्टमेंट में जाके वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं, चेक होती है। व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी, अगर कस्टम के क्षेत्र में कॉपरेशन हो रहा है तो अवैध व्यापार और गलत घोषणाओं को रोकने में मदद मिलती है। देख रहे, यदि भारत से कोई फार्मा कंपनी न्यूजीलैंड में दवाएं भेजती है तो कस्टम प्रक्रिया आसान होने से उत्पाद जल्दी बाजार तक पहुंच सकेगा। तो ये कोशिश है कि न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट को या भारत के प्रोडक्ट को न्यूजीलैंड में कस्टम डिपार्टमेंट के तहत जो भी सुधार, जो भी रिफॉर्म, जो भी बाधा क्रिएट हो रहा था उसको दूर करना है। ये 2024 में हो गया था। इससे क्या हो रहा है, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश है। 2025 में एग्रीमेंट हुआ था एक AEMRA। तो AE का मतलब क्या है? ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, बेसिकली अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर। ये क्या है तो इसको देखो। तो बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उन व्यापारिक कंपनियों को विशेष सुविधा दी जाती है जो विश्वसनीय है, नियमों का पालन करते हैं, सुरक्षित व्यापार प्रणाली अपनाती है। यानी ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है ना, कि जैसे इंडिया में कोई न्यूजीलैंड की कंपनी आ रही है तो पहले से न्यूजीलैंड की कुछ कंपनियों को मान्यता दे रखा है कि भाई आप बहुत इजीली तरीके से व्यापार कर सकते हैं, उसको ऑथराइज्ड यानी ऑथराइज्ड कर दिया है। तो इससे क्या होगा, तेजी से या बहुत तीव्र गति से वो अपना इन्वेस्टमेंट या व्यापार वगैरह, वो प्रोडक्ट वगैरह भेज सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। उसी तरह भारत की कोई कंपनी को जो ऑथराइज कर दिया न्यूजीलैंड ने कि आप बिना रिस्ट्रिक्शंस के विश्वसनीय है, नियमों का पालन करते हैं, इसलिए आप व्यापार कर सकते हैं, तो वो बहुत तेजी से करेगा। इस दिशा में ये कोशिश हुआ है। ठीक, उसी तरह MRA का है, MRA है म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट। इसका अर्थ है कि भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे के AI प्रमाणन को मान्यता देंगे। यानी भारत और न्यूजीलैंड ने ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे दिया, यानी किसी कंपनी को ये मान्यता दे दिया है, जैसे भारत की किसी कंपनी को मान्यता दे दिया है कि आप नियमों का पालन करते हैं, विश्वसनीय है, इसीलिए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के व्यापार कर सकते हैं इंडिया में। इससे क्या होगा, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी। ठीक है, ये कोशिश है। तो देख रहे हैं, भरोसेमंद कंपनियों की माल की कस्टम जांच कम हो सकती है, इससे लाभ होगा। अगर AE, है ना, AEO MRA अगर क्लियरेंस मिल जा रहा है तो ऑथराइज्ड कर दिया है ना, म्यूचुअली एग्रीमेंट है, तो कोई एक दूसरे देश में बाधा नहीं बनेगा वो। तो भरोसेमंद कंपनी की माल कस्टम की जांच के मतलब उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है, जो बाधा है, वो दूर हो सकेगा, सामान जल्दी पहुंच सकेगा, व्यापार लागत कम होगी। देख रहे हैं, यदि भारत की कोई प्रमाणित निर्यात कंपनी न्यूजीलैंड को खाद्य उत्पाद भेजती है तो उसे सामान्य कंपनियों की तुलना में तेज क्लियरेंस मिल सकता है, क्योंकि क्या है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, यानी इस कंपनी को ऑथराइज कर दिया है कि आप व्यापार कर सकते हैं। तो 2024 में पहले कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया, जो कस्टम से रिलेटेड जो बाधा है ना उसको दूर किया। उसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए ऑथराइज्ड, है ना, इकोनॉमिक ऑपरेटर जैसे पहल लॉन्च किया, म्यूचुअली रिकॉग्निशन अरेंजमेंट जैसे पहल लॉन्च किया। तो बेसिकली दोनों देश आपस में व्यापार बढ़ावा देने के लिए पहले क्या किया, 2024 में कस्टम क्लियरेंस, है ना, कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट ये लॉन्च किया, और कोशिश क्या किया कि कस्टम से रिलेटेड जो भी बाधा है उसको दूर करे। फिर देखा कि इससे और बेहतर क्या हो सकता है, तो 2025 में, है ना, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर म्यूचुअली रिकॉग्निशन एग्रीमेंट ये लाया। और इसकी कोशिश क्या है कि किसी कंपनी को जब, है ना, इंडिया की कोई कंपनी है या न्यूजीलैंड की कोई कंपनी, उसको अगर ऑथराइज्ड कर दिए तो वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के व्यापार कर सकता है ना, तेजी से क्लियरेंस उसको मिलेगा, खासकर कस्टम क्लियरेंस। इससे क्या होगा, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और कहते हैं कि ये दोनों कोशिश क्या है कि अब दोनों दोस्त देश कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़ा जाए।
तो ये दोनों इनिशिएटिव का लक्ष्य वही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़े। तो इस रोड मैप में क्या किया, इन दोनों एग्रीमेंट के माध्यम से कोशिश करना है कि 2030 तक व्यापार को दोगुना करना है, 35,000 करोड़ तक करना है, और दो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता की दिशा में तेजी से क्रियान्वयन करना या उसको लागू करने की या उसको बात करने की कोशिश करनी है। ये हो गया रोड मैप की बातें। और क्या हुआ है, तो और इसमें रोड मैप में पर्यटन और संस्कृति और खेल को बढ़ावा देने की कोशिश है। आपको पता है न्यूजीलैंड में क्रिकेट को लेकर बहुत क्रेज़ है, भारत में भी है। दोनों देश कैसे खेल सकते हैं, है ना? उसको बढ़ावा देना है। पर्यटन के क्षेत्र में भी कोशिश करना है ना? संस्कृति के क्षेत्र में कल्चरल कैसे आदान-प्रदान हो, इस दिशा में कोशिश करनी है ताकि दोनों देशों के जो पर्यटक है, उसमें कोई बाधा क्रिएट ना हो। कृषि और प्राथमिक उद्योग की दिशा में भी कोशिश है कि बागवानी, वानिकी, पशुपालन, डेयरी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करना है। देख रहे हैं, यात्रा के दौरान पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भारत में आ सके, इस दिशा में कोशिश है। भारत के कुछ खाद्य पदार्थ न्यूजीलैंड में बिक सके, इस दिशा में कोशिश है। इसके अतिरिक्त देखेंगे कृषि उत्पादकता साझेदारी के अंतर्गत एक कीवी फ्रूट कार्य योजना तथा नागालैंड और उत्तराखंड में स्थापित किए जाने वाले 2 उत्कृष्ट केंद्र कृषि नवाचार, कौशल विकास और शिक्षा के माध्यम से उत्पादकता संवर्धन को प्रोत्साहित करेंगे। कीवी फ्रंट कार्य योजना बेसिकली क्या है? कीवी फ्रंट कार्य योजना मतलब न्यूजीलैंड के जो एग्रीकल्चर, जो खाद्य जो पदार्थ है ना, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है, और दोनों देश सहयोग करके कोशिश करेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर में जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको कैसे बढ़ावा दे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, है ना? ये सब रोड मैप है, क्योंकि न्यूजीलैंड में क्या है ना कि उसकी इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट क्या है, डेयरी सेक्टर, डेयरी प्रोडक्ट। न्यूजीलैंड चाहता है कि भारत अपने उसके डेयरी प्रोडक्ट को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है उसको दूर करे। ये भी है ना, एडवांटेज है न्यूजीलैंड को लेकर, लेकिन कंसर्न भी ये है कि भारत रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो अब देखते हैं दोनों देशों के बीच चुनौती क्या है। हमने रोड मैप देख लिया है कि 2030 का जो रोड मैप जारी हुआ है उसमें कुछ टारगेट डिसाइड हुआ है। तो क्या वो टारगेट अचीव करना इतना आसान है क्या? नहीं, कुछ चुनौती भी है। समस्या देखते हैं। समस्या क्या है? व्यापार असंतुलन और सीमित आर्थिक संबंध। दोनों देशों के बीच व्यापार क्षमता अपने अनुरूप जो पोटेंशियल है ना, उसके अनुरूप नहीं है। जो व्यापार है ना, वो क्षमता के अनुरूप नहीं है। देख रहे हैं, 2030 तक 35,000 करोड़ ही करने का टारगेट। इसका मतलब कितना कम है। इसके एवज में भारत का चीन के साथ, यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़्यादा व्यापार हो रहा है। तो किसी भी कंट्री के साथ जितना व्यापार करेंगे, ये दिखाता है कि उसके साथ हमारा संबंध कैसा है। देख रहे हैं, भारत न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा बाजार है। भारत न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा बाजार है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा अभी भी बहुत सीमित है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लंबे समय से बातचीत होती रही, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाया, जिसमें एक मुद्दा कौन है? डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर को लेकर सहमति नहीं बन पाया। न्यूजीलैंड भारत से अधिकतर दवाइयाँ, आईटी सेवाएं और मशीनरी आयात करता है, जबकि भारत न्यूजीलैंड से मुख्य रूप से डेयरी उत्पाद और कृषि वस्तुएं आयात करता है। डेयरी क्षेत्र में भारत की घरेलू किसानों की हितों को लेकर चिंता के कारण व्यापार समझौतों में कठिनाई आती है, क्योंकि न्यूजीलैंड से क्या मंगा रहे हैं हम? डेयरी प्रोडक्ट, है ना, दूध, पनीर, ये सब मंगा रहे हैं। अब अगर ये सब को लेकर भारत में अगर आ जाएगा, भारत अपनी इकोनॉमी को खोल देगा, तो ऑलरेडी जो भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, खासकर डेयरी सेक्टर, वो तो प्रभावित होगा ना। उसका जो व्यवहार वो इम्पैक्ट होगा, इसीलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। और यहीं पर न्यूजीलैंड को लेकर न्यूजीलैंड बोलते हैं, न्यूजीलैंड और भारत के साथ संबंधों में चुनौती क्रिएट हो जाता है। देख रहे हैं, डेयरी बाजार से जुड़ी समस्या। न्यूजीलैंड विश्व के प्रमुख डेयरी निर्यातकों में से एक है। भारत में बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान जो है, दुग्ध उत्पादक किसान है भारत में। अब न्यूजीलैंड के सस्ते डेयरी उत्पादों के आयात से भारतीय किसानों पर प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। इसी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है भारत, और इसी वजह से न्यूजीलैंड नाराज हो जाता है। देख रहे हैं, यदि न्यूजीलैंड का सस्ता दूध पाउडर भारतीय बाजार में बड़े स्तर पर आता है, तो छोटे भारतीय दुग्ध किसानों की आय प्रभावित हो सकती है। और इसीलिए भारत क्या करते हैं? प्रतिबंध, या बोल सकते प्रतिबंध तो नहीं करता है, लेकिन बाधा जरूर क्रिएट कर देता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाधा, कुछ बाउंडेशंस लगा देता है, जिससे न्यूजीलैंड नाराज हो जाता है, और इसीलिए संबंधों में क्या है? चुनौती है। इसी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो समझौता होना चाहिए उस पर सहमति नहीं बन रही है। कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, इसी वजह से दोनों देशों की कृषि अर्थव्यवस्था में अलग अलग प्राथमिकता है। भारत खाद्य सुरक्षा और छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता देता है, जबकि न्यूजीलैंड चाहता है कि उसकी भी प्रोडक्ट को, है ना, उसका प्रोडक्ट भारतीय बाजारों में पहुंचे।
गेहूं, डेयरी और कृषि उत्पादों के व्यापार में भारत अपने घरेलू उत्पाद और किसानों की सुरक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। न्यूजीलैंड को लगता है कि ये फ्री ट्रेड यानी जो व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है, उसमें एक तरह से रिस्ट्रिक्शन या बाधा क्रिएट हो जाता है। अगला चुनौती ये है कि भौगोलिक दूरी, है ना, जो कनेक्टिविटी का जो अभाव है ना, वो भी समस्या है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की जो रणनीतिक प्राथमिकता है, वो भी हमेशा समान नहीं रहा है। आपको मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया को लेकर कि भारत का चीन के साथ सीमा विवाद है, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कोई विवाद चीन के साथ नहीं है। तो एक तरफ हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ सहयोग कर रहे हैं, क्यों? ताकि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को फ्री, ओपन और नियम आधारित बना सके। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश पूरी तरह से डिपेंडेंट है चाइना पर, अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारा सामान वो मंगाता है। तो इससे क्या होगा, एक खास जो प्राथमिकता है चाइना को लेकर भारत का और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, उसमें बहुत अंतर है। इसलिए चाइना फैक्टर भी एक बनता है, देख रहे हैं। चाइना चीन को लेकर भी दृष्टिकोण में अंतर है, तो चीन फैक्टर की वजह से भी बोल सकते हैं कि संबंधों में रुकावट या बाधा पैदा पैदा होती है। इसमें देखिए, है ना, हिंदी प्रशांत क्षेत्र में प्राथमिकता अलग है। चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर दोनों देश चिंतित है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका और दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग है भी। क्योंकि चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक हद से ज़्यादा संबंध खराब नहीं करना चाहता है, भारत भी नहीं करना चाहता है, लेकिन भारत कभी कभी उसका सीमा विवाद होने की वजह से संबंधों में काफ़ी रुकावट, काफ़ी बाधा, काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं दोनों देश। उस केस में चाहे जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जितना सहयोग भारत को करना चाहिए वो नहीं कर पाते, वो तटस्थ रहते हैं, क्योंकि उनका संबंध चाइना के साथ अच्छा है। व्यापार में लेकर कुछ बाधा जरूर है, क्योंकि व्यापारिक जो असंतुलन है उसकी वजह से, लेकिन भारत के साथ जो चैलेंजेस है चाइना को लेकर, वैसा चैलेंज उसके साथ नहीं है। इसलिए प्राथमिकता में अंतर है, दृष्टिकोण में अंतर है, सुरक्षा को लेकर जो कंसर्न है उसमें अंतर है, और इसलिए संबंध एक हद से ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ा पाते। इसलिए ये बाधा है, चुनौती है। तो समाधान क्या होगा फिर? समाधान देखते हैं, है ना। सजेशंस क्या होना चाहिए? सजेशंस पता होगा तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से लिख पाएंगे। सबसे पहले तो व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दो, जितना बढ़ा सकते हैं हम बढ़ा भी रहे हैं कि 2030 तक हमको कोशिश क्या करना है कि 35,000 करोड़ तक बढ़ाना है अपने व्यापार को। कोशिश करना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर संतुलित दृष्टिकोण विकसित हो सके, सहमति बन सके, उसके दिशा में प्रयास करना है। आईटी, फार्मा, शिक्षा, पर्यटन और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग कर सकते हैं, सहयोग बढ़ भी रहा है ना। तो ये सब कोशिश करो, तभी जाके संबंधों को प्रगाढ़ बना पाएंगे। डेयरी क्षेत्र में संतुलित सहयोग करो। डेयरी क्षेत्र को अगर हम पूरा बंद कर देंगे तो न्यूजीलैंड के संबंध हमारा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड का एक्सपोर्ट का बहुत हिस्सा क्या है, डेयरी सेक्टर, है ना, डेयरी प्रोडक्ट। तो क्या करो, संतुलित ढंग से, यानी बैलेंस तरीके से डिबेट्स एंड डायलॉग के जरिए, संवाद के जरिए, डिप्लोमेसी का सहारा लेकर जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जा सकता है और सहयोग को बढ़ा सकते हैं। केवल डेयरी उत्पादों के व्यापार के बजाय तकनीकी सहयोग पर भी ध्यान देना चाहिए। न्यूजीलैंड की डेयरी तकनीक और भारत के विशाल दुग्ध बाजार के बीच साझेदारी विकसित की जा सकती है। सही बात है, क्योंकि भारत में जो डेयरी सेक्टर है, तो मात्रा के हिसाब से देखें, क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो तकनीक है, तकनीक का अभाव है। तो केवल डेयरी प्रोडक्ट को लेकर हम सहयोग क्यों कर रहे हैं? तकनीक की दिशा में भी तो सहयोग करना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था कि डेयरी सेक्टर में जलवायु परिवर्तन का कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसमें एक सजेशन मैंने दिया था कि क्लाइमेट स्मार्ट डेयरी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, और इस दिशा में तकनीक का बहुत ज़्यादा रोल है। तो न्यूजीलैंड से ये अनुभव सीखा जा सकता है। न्यूजीलैंड का जो तकनीकी दक्षता है ना, उसका सहयोग, उसके सहयोग से हम तकनीक की दिशा में बोल सकते हैं कि बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कोशिश करना चाहिए। देख रहे हैं, न्यूजीलैंड की डेयरी कंपनियां भारतीय सहकारी संस्थाओं जैसे अमूल मॉडल के साथ मिलकर पशु पोषण, उत्पादकता और कोल्ड चेन सुधार में सहयोग कर सकते हैं। अमूल मॉडल में क्या है कि बहुत सारे किसान क्या करते हैं, सहकारी संस्था के माध्यम से, सहकारी कोऑपरेटिव सेक्टर्स के माध्यम से सहयोग करते हैं, और बोल सकते हैं कि दुग्ध सेक्टर यानी डेयरी सेक्टर में योगदान देते हैं। उसी तरह से न्यूजीलैंड के माध्यम से भी सहकारी जैसे मॉडल विकसित किया जा सकता है। सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग मजबूत करना, खुफिया जानकारी साझा करो, आतंकवाद तथा कट्टरपंथ के खिलाफ सहयोग को बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों जो कोशिश करते हैं कि आतंकवाद वित्तपोषण को रोके, साइबर अपराध को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, इससे सहयोग और बढ़ेगा। सहयोग बढ़ेगा तो संबंध में भी बढ़ावा मिलेगा, संबंध भी अच्छे हो पाएंगे।
व्यापार का दायरा बढ़ेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाओ, आपदा प्रबंधन की दिशा में सहयोग करें, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था मजबूत हो, इस दिशा में सहयोग करना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या हो, फ्री हो, ओपन हो और नियम के आधार पर काम कर सके, इस दिशा में सहयोग करना है। ठीक है। समुद्री अभ्यास कर सकते हैं, नौवहन स्वतंत्रता से जुड़े जो मुद्दे उस पर सहयोग कर सकते हैं। पीपुल्स टू पीपुल कनेक्ट बढ़ाओ, क्या करो, छात्रों, जो रिसर्चर है, जो पर्यटक है, जो पेशेवर है, इसकी आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। भारत के पर्यटक वहाँ जाए, वहाँ के पर्यटक भारत आए। क्रिकेटों का आयोजन होता है, खेलों का आयोजन होता है, इससे भी सहयोग बढ़ता है। वीज़ा प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाओ ताकि न्यूजीलैंड के बहुत सारे पर्यटक भारत आ सके, भारत के बहुत सारे पर्यटक न्यूजीलैंड जा सके। न्यूजीलैंड इतना खूबसूरत देश है, इतना स्वच्छ देश है। अब इन सब पहलों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच जो व्यापार को लेकर जो पोटेंशियल है, जो सहयोग को लेकर जो पोटेंशियल है, क्योंकि न्यूजीलैंड का स्ट्रेटजिक लोकेशन है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर भारत नेट सिक्योरिटी, इंडियन ओशन में भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, सागर इनिशिएटिव भी उसका है, तो अगर भारत को अपनी शक्ति बढ़ानी है तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी संबंध सुधारने होंगे। खासकर न्यूजीलैंड के साथ जो संबंधों में चुनौती है उसको दूर करके अगर ये समाधान अपना लेंगे तो इससे क्या होगा, संबंध बेहतर हो पाएगा और भारत एक अच्छी अच्छी भूमिका में रहेगा इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है। तो ये आर्टिकल अगर पूरा समझ में आया तो ये क्वेश्चन लिखना आपको मेंस वाला। क्वेश्चन क्या है कि भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवसर और चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो अवसर बता दीजिए, तो कुछ डेटा वगैरह, कुछ फैक्ट्स बताइए। फिर चुनौती बताइए, समस्या दोनों देशों के बीच क्या है, और फिर समाधान। ठीक है। ये भी बता सकते हो कि अगर दोनों देशों के बीच जो रोड मैप हुआ है, रोड मैप में क्या क्या पहल हुआ है, उससे कैसे जो व्यापार है ना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका बढ़ेगी, तो बता देना है। ठीक। बोल देंगे जैसे डेयरी सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। ठीक। खाद्य पदार्थ, तकनीकी, ये सब बढ़ेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बढ़ेगी। न्यूजीलैंड की जो निर्भरता है चीन पर वो कम होगी, भारत पर निर्भरता बढ़ेगी। ये सब चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है ना। चलो, शांति विजन अगला है। शांति विजन विदेश मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। द हिंदू का आर्टिकल है कि विदेश मंत्री ने वर्ष 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर अस्थायी सीट हेतु भारत के अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने शांति विजन प्रस्तुत किया जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों, आपसी विश्वास और ग्लोबल साउथ के देशों को मजबूत एवं प्रभावी भागीदारी पर केंद्रित है। बेसिकली 2028-29 में जो यूनाइटेड नेशन है ना, उसका एक नॉन परमानेंट जो सीट है ना, उसका उस पर वो भारत उसकी सदस्यता बनना चाहता है, यानी नॉन परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। इस दिशा में भारत के जो प्रयास है, भारत की जो कोशिश है, उसी लिए एक पहल लॉन्च किया है ताकि जो भी देश है ना, जो उसमें, आपको पता है कि डायरेक्ट तो चुना नहीं जाता, उसमें नॉमिनेटेड होते हैं, उसमें इलेक्शंस होते हैं। अगर बहुत सारे लोगों ने वोट किया है भारत की भागीदारी को लेकर, तब जाके भारत उसकी सदस्यता ले सकता है। तो उसी के लिए शांति इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है जो वोट करने वाले हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है ना। तो शांति विजन क्या है, तो बेसिकली ना एक्रोनियम है ये, फुल फॉर्म से इसमें निकलेगा। कैसे, देखो, शांति विजन को भारत के विदेश मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह एक रणनीतिक संक्षिप्त नाम है, लेकिन स्ट्रेटजिक एक्रोनियम है। तो क्या है शांति से पूरा नाम, तो एस का मतलब है सिक्योरिंग, एच का मतलब होलिस्टिक, ए मतलब एडवांसमेंट, सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। बेसिकली नियमों, विश्वास और ईमानदारी के माध्यम से समग्र विकास एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना है, यही है शांति विजन। शांति विजन। तो अगर मान लो आईआर से रिलेटेड अगर भारत के प्रयासों के संदर्भ में कुछ बात करनी है कि कैसे भारत पूरे वर्ल्ड में शांति की कोशिश करता है, तो वो एग्जाम्पल में ना आप शांति विजन को कोट कर सकते हैं। ठीक है। तो बोल सकते हैं कि शांति विजन का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। नॉर्म्स मतलब नियम के आधार पर, ट्रस्ट मतलब विश्वास, इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा। बेसिकली नियमों, विश्वास और ईमानदारी के माध्यम से समग्र विश्व में सुरक्षा सुनिश्चित करना, यही शांति विजन का एक तरह से मूल उद्देश्य है। और इसी पहल के माध्यम से भारत चाह रहा है कि अपनी जो दावेदारी है नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए,
उसको मजबूत कर सके, और इसी दिशा में ये पहल या कैंपेन लॉन्च किया गया है। ठीक। तो शांति विजन का उद्देश्य क्या है कि यह भारत के 2028-29 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो नॉन परमानेंट जो सीट है, उस सीट पर वो चुना जाए, जीत जाए, उसके लिए अभियान लॉन्च किया है। ठीक। तो अभियान जो लॉन्च किया है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि भारत का जो कहते हैं ना कि जो चुनावी वादे करते हैं, उसी तरह से एक अभियान लॉन्च किया है। दावा किया है कि भारत अगर जीत जाएगा तो भारत इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस दिशा में कोशिश करेगा। इसका मुख्य विचार क्या है कि विश्व शांति और समृद्धि को अलग अलग देशों के प्रयासों से नहीं, बल्कि सामूहिक सहयोग और साझा नियमों के आधार पर ही कायम रखा जा सकता है। भारत दिखा रहा है कि बेसिकली भारत अगर जीत गया तो पूरे पूरे वर्ल्ड में सामूहिक प्रयास के माध्यम से शांति और समृद्धि स्थापित करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए भारत को ये सीट लेना चाहिए या इस सीट पर भारत को जिताना चाहिए। तो बाकी देशों को इन्फ्लुएंस करने का एक मूवमेंट है, बोल सकते हैं कि कैंपेन है। ठीक। इस विशेषता क्या है इस विजन की? तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करना, इसमें एक विशेषता ये है। ठीक। शांति विजन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था बनाना है जिसमें विकासशील देशों की आवाज़ को उचित महत्व मिले। और विकासशील देश कहाँ पड़े पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो दो ढांचा बना हुआ है। ये नीचे वाला जो देश है वो ग्लोबल साउथ का है। तो ग्लोबल साउथ में कौन आता है? तो जैसे मान लो इंडिया आ गया, अफ्रीका आ गया, अफ्रीकन कंट्री, साउथ अमेरिका के कंट्री आते हैं। ये सब कंट्री क्या माने जाते हैं? विकासशील देश। विकासशील देश मतलब गरीब। तो भारत इन साउथ, ग्लोबल साउथ है ना, उसकी आवाज़ बनना चाहता है। और इधर वाला जो कंट्री है वो ग्लोबल नॉर्थ का है, मतलब विकसित राष्ट्रों का है। तो इधर ही आपको यूरोप, अमेरिका ये सब दिखेगा, कनाडा। तो भारत इन कंट्री का यानी ग्लोबल साउथ वाले देशों का आवाज़ बनना चाहता है, और इसी दिशा में वो शांति विजन लॉन्च किया है ताकि दिखा सके कि जो ग्लोबल साउथ देशों की जो वित्तीय समस्या को लेकर समस्या है, विकास संबंधी चुनौती है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जो चिंता है, इस सबको वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने पर जोर देना, ताकि ग्लोबल साउथ जो कंट्री है उनके कंसर्न को भी एड्रेस कर सके। आपको पता है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसमें ग्लोबल साउथ जैसे देशों की आवाज़ों को नहीं सुना जाता। भारत लगातार यह मांग करता रहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, IMF, वर्ल्ड बैंक में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, और भारत की दावेदारी और मजबूत हो जाती, क्योंकि भारत पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 में, देखो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की दिशा में है भी, टॉप 3 में शामिल होने वाला है। तो पोटेंशियल है भारत के पास, पूरे ग्लोबल साउथ वाले कंट्री में भारत के पास बहुत सारा पोटेंशियल है। भारत की पॉलिसी बहुत अच्छी है, एथिकल वैल्यूज है, आदर्श के साथ आगे बढ़ता है। तो अगर इन दिशा में प्रयास करे तो बोल सकते हैं कि ग्लोबल साउथ देशों को एक अच्छा सा लीडर मिल सकता है। और इसी वजह से ग्लोबल साउथ कंट्री को इन्फ्लुएंस करने के लिए शांति विजन लॉन्च किया है, ताकि भारत 2028-29 के लिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो बन सके। ठीक। फिर उसके बाद तकनीक आधारित और वास्तविक शांति स्थापित करने की कोशिश है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधनों, स्पष्ट और व्यवहारिक उद्देश्य से मजबूत करना। कोशिश करना कि जैसे मान लो एआई के क्षेत्र में जो असमानता बढ़ा है ना, तो जो ग्लोबल साउथ जैसे देश पिछड़ गए हैं उसको दूर करना है। ठीक। तो तकनीक की दिशा में सहयोग करना है, तकनीक के माध्यम से जो यूनाइटेड नेशन की जो इनिशिएटिव है उसको मजबूत करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि पूरे वर्ल्ड में वैश्विक शांति की दिशा में कोशिश की जाए। ये भी उद्देश्य है। फिर देखिए सीमा पार जो वैश्विक चुनौतियाँ है उसका मुकाबला करना है। तो जैसे आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, समुद्री सुरक्षा चुनौती है, इन सब दिशा में भारत सामूहिक सहयोग के माध्यम से कोशिश करना चाहता है कि इन सब जो क्रॉस बॉर्डर जो प्रॉब्लम्स है ना, जो दो देशों यानी विभिन्न देशों के बीच से जुड़ा समस्या है, उसका समाधान ढूंढे। तो इसी दिशा में कोशिश करने के लिए भारत ने शांति विजन या शांति इनिशिएटिव लॉन्च या स्टार्ट किया है। ठीक। फिर देखिए विकास साझेदारी का उपयोग करना। शांति विजन भारत को एक विश्वसनीय विकास साझेदारी के रूप में प्रस्तुत करता है। भारत विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहता है, स्वास्थ्य की दिशा में काम करना चाहता है, शिक्षा की दिशा में काम करना चाहता है, डिजिटल तकनीकी या कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहता है। यानी इन सब परियोजनाओं में भारत काम करना चाहता है ताकि विकास सहयोग के माध्यम से जो विकासशील देश है ना उनकी जो समस्या है उसको दूर किया जा सके, उसका समाधान कर सके। और इसीलिए भारत शांति इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसमें ये भी एक उद्देश्य है।
तो देख रहे हैं भारत द्वारा 79 देशों में वित्त पोषण विकास परियोजना चल रही है, जो संघर्ष के बजाय सहयोग और विकास को बढ़ावा देता है। तो अगर भारत इतने बड़े लेवल पर कंट्री यानी विकासशील देशों को सहयोग कर रहा है, इसका मतलब विकासशील देशों यानी ग्लोबल साउथ का वो लीडर बनने की दिशा में अग्रसर है। और इसी वजह से ये इनिशिएटिव, ये पहल लॉन्च किया है, और इसी वजह से भारत चाहता है कि नॉन परमानेंट मेंबर बन सके। देखो, यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इनके ना दो दो मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं परमानेंट परमानेंट मेंबर परमानेंट मेंबर 5 है, और एक होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, है ना, गैर अस्थाई सदस्य, और ये है 10। ठीक, टोटल जो होते हैं ना 15 सदस्य होते हैं एक साथ। और कोई भी, मान लो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव गया, तो उस प्रस्ताव पर वोट जो करते हैं, है ना, वोट करते हैं, वो 15 सदस्य ही करते हैं। 15 में से 5 क्या है, अस्थाई सदस्य, और 10 क्या है, गैर अस्थाई सदस्य। 5 सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। अगर वो वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव क्या हो गया, वहाँ पे रद्द हो जाता है। तो 5 सदस्य कौन है जो अस्थाई है? अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। और 10 दो होते हैं ना, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। गैर अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जितने भी देश है, जैसे 193 देश है, 193 देश वोटिंग करेंगे कि कौन सदस्य बनेगा, जो 10 में 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें से। इसके लिए किसी देश को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2/3 बहुमत प्राप्त करना होता है। इन सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 2 वर्ष के लिए होता है। तो भारत 2028-29 के लिए कोशिश कर रहा है कि वो नॉन परमानेंट मेंबर यानी एक सदस्य बन जाए, गैर अस्थायी सदस्यता, है ना, गैर अस्थायी सदस्य बनना चाहते हैं उस 10 में से एक। कार्यकाल होगा 2 वर्षों के लिए। तो पता है उसका चुनाव कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो जितने भी मेंबर कंट्री हैं वो चुनाव करते हैं। 193 देश है, तो सभी देशों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ना भारत ने एक तरह से बोल सकते हैं घोषणा पत्र जारी किया है, शांति विजन, कि कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि भारत इससे पहले नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बन चुका है, जबकि 8 बार भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो ये 9वीं बार ट्राई कर रहा है। 1950-51 में रह चुका है, 1967-68 में रह चुका है, 1972-73 में रह चुका है, 77-78 में, 84-85 में, 91-92, 11-12, 21-22 में भी मेंबर रह चुका है ना, 21-22 में मेंबर रह चुका है, गैर सरकारी मतलब गैर अस्थायी सदस्य। अब वो 2028 जो 29 में जो सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और चुनाव जब होंगे नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, तो भारत इसकी सदस्य बनना चाह रहा है। और इसी चुनाव इसी इसी चीज़ के लिए, इसी चुनाव को जीतने के लिए वो एक तरह से घोषणा पत्र या कैंपेन लॉन्च किया है, बोल सकते हैं घोषणा पत्र ही है। तो घोषणा पत्र ना बोल के है इसको इनिशिएटिव या कैंपेन है, शांति विजन। तो याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए। नेक्स्ट आर्टिकल है डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उड़ीसा के वन मंत्री ने घोषणा की कि डिब्रूगढ़, है ना, डिब्रूगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसको उन्नत करके डिब्रूगढ़ गौर नेशनल पार्क का दर्जा देने के लिए कोशिश करें, और इसके लिए प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार को। यानी ये डिब्रूगढ़ उड़ीसा का है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब वहाँ के जो पर्यावरण मिनिस्टर है ना, वन मंत्री, उन्होंने कोशिश किया है कि इसको, इसके कंजर्वेशन स्टेटस को बढ़ाया जाए, इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाए। तो डिब्रूगढ़ वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो न्यूज़ में ध्यान रखना है, वो उड़ीसा में है। तो ना हम समझते हैं कि पहले इसमें जो कोर एरिया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस मिलने से और फिर उसको अगर नेशनल पार्क का स्टेटस मिल जाएगा तो क्या अंतर आएगा, देता कौन है, ये सब भी देखते हैं। ठीक, तो डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा का महत्वपूर्ण और जैव विविधता से समृद्ध संरक्षित क्षेत्र है। यह लगभग 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके अंतर्गत लगभग 290 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने के लिए प्रस्तावित किया गया है। मतलब नेशनल पार्क पहले क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब इसको नेशनल पार्क का दर्जा देना है, इसी दिशा में ये प्रस्ताव भेजा है। तो आपको इसमें याद रखना है लोकेशन, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक, विशेषता क्या है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो जैव विविधता उसमें बहुत ज़्यादा है। इंडियन बिशन है, गौर है, तेंदुआ है, लुप्त प्राय मृग प्रजाति है। तो डिब्रूगढ़ में ना इंडियन बिशन यानी जो गौर है ना, इसकी प्रजाति, इसकी जो जनसंख्या है ना, ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम भी डिब्रूगढ़ गौर नेशनल पार्क करने की बात हो रही है। नाम जो रखेंगे ना इसका, डिब्रूगढ़
गौर नेशनल पार्क करने की बात हो रही है। सांभर है, चीतल है, ये सब आदि है। मानवीय वस्तु का भी इसमें देखोगे, मानवीय वस्तुएं नहीं है इसमें। और कोशिश ही यही करना है कि भाई जो एक तरह से इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो अतिक्रमण हो रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसको दूर करे। तो अगर नेशनल पार्क का दर्जा मिलेगा ना, तो कोई भी इंक्रोचमेंट जो हो रहा है वो सब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अभी मानवीय बस्ती नहीं, क्योंकि संरक्षण को बढ़ावा देना है। लेकिन जो एक तरह से जो कुछ गतिविधि जो अलाउड है उसको भी बंद करना चाहता है, क्योंकि इसमें जितने भी जैव विविधता है ना, वो एक तरह से बहुत संवेदनशील है ना। तो वो लुप्त ना हो सके, उनको कंजर्व कर सके, इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए ज़रूरी क्या है, नेशनल पार्क का दर्जा दो। तो पहले ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझते हैं, फिर नेशनल पार्क समझते हैं, फिर दोनों में क्या अंतर है वो समझो। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ऐसा क्षेत्र जिसे सरकार वन्य जीवों और उनके आवास के संरक्षण के लिए घोषित करती है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली देखोगे वन्य जीवों का संरक्षण होता है। यहाँ कुछ मानवीय गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है, ये याद रखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली इसमें क्या है, तो जो राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस देती है और उसमें कुछ वन्य जीवों की कंजर्व करने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें कुछ मानवीय गतिविधि अलाउड है, ये ध्यान रखना। स्थानीय लोगों के कुछ पारंपरिक अधिकार जारी रह सकते हैं, जैसे मान लो खेती करना है कुछ कहीं पर, है ना, तो ये सब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। पर्यटन भी कुछ नियंत्रित तरीके से अलाउड रहता है। सीमाओं में परिवर्तन अपेक्षाकृत आसान होता है। अगर मान लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें कोई सीमा का परिवर्तन करना चाहता है तो वो आसान है। पर ये सब चीज़ें नेशनल पार्क जैसी स्टेटस मिलेगा ना, सब बंद हो जाएगा। और इसीलिए नेशनल पार्क का दर्जा देने की बात कर रहा है। ठीक, जैसे भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में ही है। लेकिन जैसे ही इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिलेगा तो नेशनल पार्क में क्या होगा, तो बेसिकली नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कि ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्य जीव, वनस्पति और पूरे पारिस्थितिक तंत्र का अधिक कठोर संरक्षण किया जाता है। संरक्षण के नियम देख रहे हैं, इसमें अधिक कठोर होते हैं। ठीक, मानव गतिविधियां लगभग प्रतिबंधित होती है। चराई, शिकार, वन संसाधनों के उपयोग पर रोक होती है, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होता है। सीमाओं में बदलाव केवल विशेष प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है। कोई भी इसकी बाउंड्री को इंक्रोच नहीं कर पाएगा। वन्य जीव के पूरे आवास को संरक्षण किया जाता है। तो नेशनल पार्क में देखोगे ना, तो नेशनल पार्क जैसे मान लो ये दर्जा मिला, तो कहते हैं कि ये एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं कोर एरिया, डिवाइड करते हैं। और फिर उसके बाद ये हो जाता है बफर एरिया। तो कहते हैं कि बफर एरिया समय कुछ अलाउड होता है, थोड़ी बहुत, है ना, लेकिन लगभग रिस्ट्रिक्शन रहता है। लेकिन जो कोर एरिया है ना, उसमें तो पूरी तरह से प्रतिबंध है, क्योंकि कोर एरिया माना जाता है कि वहाँ पर क्या है, वाइल्ड लाइफ यानी जो बायोडाइवर्सिटी उसका हैबिटाट है, वहाँ पर नहीं हो सकता। ऊपर से नेशनल पार्क बना है तो इसमें जो मान लो कोई सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, वो भी अतिक्रमण बंद है, क्योंकि जो सीमा है ना एक बार डिसाइड हो गया तो उसको बदलना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक, तो दोनों में अंतर क्या है, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में। तो संरक्षण का स्तर देखेंगे तो अपेक्षाकृत इसमें कम कठोर होता है, लेकिन जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनेगा नेशनल पार्क ज़्यादा कठोर होता है। उद्देश्य क्या है, मुख्य रूप से वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव अभयारण्य का यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उद्देश्य होता है कि वन्यजीव का कुछ संरक्षण करे। लेकिन जैसे नेशनल पार्क का दर्जा मिलेगा तो केवल वन्यजीव संरक्षण नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना है, पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण करना है, ये अंतर है। मानव गतिविधि में देखें तो कुछ गतिविधि की अनुमति होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन नेशनल पार्क का दर्जा मिलने पर लगभग पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाता है। ठीक है। कुछ स्थानीय अधिकार मिलते हैं स्थानीय लोगों को। तो जैसे मान लो कोई बोल सकते हैं खेती करने का अधिकार है, कुछ वहाँ से मान लो वन संसाधन कलेक्ट करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में तो लगभग सीमित होती है, कोई अलाउड नहीं होता है। सीमा अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आसान है, पर नेशनल पार्क में बहुत कठिन है, लगभग मुश्किल है। और इसी वजह से डिब्रूगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको नेशनल पार्क का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो कंजर्वेशन स्टेटस है, संरक्षण है, वो बहुत कठोर हो जाएगा। कठोर हो जाएगा तो पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, उसमें केंद्र सरकार का भी कुछ सहयोग मिलेगा। इसी वजह से ये प्रयास किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, दोनों की घोषणा ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में अधिक कड़ा संरक्षण प्रदान करता है, इसीलिए जनरली बहुत सारे लोग नेशनल पार्क की मांग करते हैं। लेकिन नेशनल पार्क देना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे गतिविधि को मेजर्स किया जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। ये छोटा सा आर्टिकल है, फूकोक द्वीप।
अब क्या हुआ कि वियतनाम में देखेंगे तो फूकोक द्वीप के पास एक स्पीड बोट पलटने से कई भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। तो इसी वजह से समस्या है। ये वाला पोस्टर पिछले आर्टिकल का था, तो इसको हटा दो। तो देख रहे हैं, यह है वियतनाम। वियतनाम में नाव पलटने से लगभग 15 भारतीय पर्यटकों की मौत, कई लापता भी है। तो वहां पर घूमने के लिए गए थे पर्यटक। अब उस फूकोक द्वीप पर क्या हुआ, स्पीड बोट पलट गया तो क्या हो गया, 15 लोग लगभग मर गए। इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो ध्यान रखना, याद ध्यान क्या रखना है इसमें, यह है वियतनाम और यहीं पर इसी का एक द्वीप है, आइलैंड है फूकोक। फूकोक आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि वियतनाम के बजाय वो कंबोडिया के ज़्यादा नज़दीक है। लोकेशन ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में कि फूकोक द्वीप किस देश का है, तो वो वियतनाम का है। किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि भारतीय पर्यटकों को ले जाने वाला जो स्पीड बोट था ना, वो पलट गया और लगभग 15 भारतीयों की वहाँ पे जान चली गई। इसी वजह से न्यूज़ में है। ठीक। तो वियतनाम का फूकोक द्वीप क्या है, फूकोक जिसे प्रचलित रूप से पर्ल आइलैंड भी कहा जाता है। तो याद रखना, पर्ल आइलैंड यानी वियतनाम के फूकोक द्वीप को कहा जाता है। ये वियतनाम का सबसे बड़ा द्वीप है। ये अपने सफ़ेद रेतीले समुद्र तटों, फिरोजी जलराशि, घने वन, मत्स्य ग्रामों, है ना, बेसिकली बहुत सारे रिजॉर्ट्स होते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये टूरिज्म को लेकर टूरिस्ट का एक तरह से हब है। और इसी वजह से वहाँ पर जो नेचुरल है, एक तरह से प्राकृतिक चीज़ें हैं, है ना, फिर उसमें जो आइलैंड है, आइलैंड में आपको पता है कि वो इकोसिस्टम जो कोरल रीफ वगैरह सब होता है। तो बोल सकते हैं कि हर एंगल से ये टूरिस्ट का हब है। लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, एक तरह से नेचर के नज़दीक जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, अप्रिय घटना हो गई, स्पीड बोट ही पलट गया। ठीक। यह द्वीप कंबोडिया के पास स्थित है, किंतु पूर्णतः वियतनाम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लगभग 574 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक लगभग 50 किलोमीटर लंबा है और 22 द्वीपों वाला द्वीप समूह का एक, बोल सकते हैं कि केंद्रीय भाग है। तो 22 द्वीप समूह से मिलकर बना है फुकोक द्वीप। किसका है, वियतनाम का है। कहाँ पर है, कंबोडिया के नज़दीक है। ठीक। इसमें देखिए 2006 से पूरे फुकोक द्वीप को आधे से अधिक क्षेत्रों को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में संरक्षित किया है। तो ये याद रखना। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट है निडार, नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, जिसको बोलते हैं निडार 2.0। ये द पीआईबी में ये आर्टिकल आया था। हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर ने, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, इन दोनों ने मिलकर ड्रोन क्षेत्र में नए विचार, नए तकनीकों और समाधानों को बढ़ावा देने के लिए निडार 2.0 शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, युवा, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, है ना, जो रिसर्चर है, जो नवाचार करता है, उसको ड्रोन आधारित समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बेसिकली ड्रोन, है ना, ड्रोन इकोसिस्टम को कैसे बिल्ड करना है और कैसे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं और उसके माध्यम से जो भी सॉल्यूशंस आ सकता है उस पर फोकस करना है। और इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो याद रखना है कि निडार क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी यानी ड्रोन इकोसिस्टम को बिल्डअप करने के लिए लाया गया है। किसने लाया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो निडार 2026-27, तो निडार 2.0 एक राष्ट्रीय स्तर की नवाचार हैकाथॉन है, जिसका उद्देश्य क्या है, इंजीनियरिंग छात्रों को उन्नत ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें छात्र क्या करते हैं, ड्रोन के लिए स्वायत्त सॉफ्टवेयर विकसित करने की कोशिश करते हैं, हार्डवेयर घटक विकसित करने की कोशिश करते हैं, नियंत्रण प्रणाली विकसित करने की कोशिश करते हैं, उसका डिजाइन, प्रोटोटाइप और कैसे काम करेगा सबको विकसित करते हैं। इसी दिशा में सहयोग किया गया है। ठीक है। विशेषता क्या है निडार 2.0 की, पहले क्या है, ड्रोन के मूल ढांचे को आगे बढ़ाना। कैसे, तो ड्रोन निर्माण के लिए जरूरी जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सब पर फोकस करना है। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि मूल ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है। दूसरा, स्वदेशी एवियोनिक्स, यानी ड्रोन के अंदर लगे सेंसर, नेविगेशन सिस्टम, उड़ान नियंत्रण प्रणाली, ये सबको भारत में ही विकसित करने पर जोर देना है। इसीलिए आत्मनिर्भर यानी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हो सकता है। तो जो एवियोनिक्स है ना, बेसिकली इंडिजीनियस एवियोनिक्स, इसका मतलब है कि एविएशन सेक्टर यानी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें जो तकनीक यूज़ हो रहा है
वो क्या है, एविएशन से रिलेटेड है ना, हवाई क्षेत्र से रिलेटेड है, तो उसको भारत में ही विकसित किया जाए, इस दिशा में पहल करना है। इसलिए निडार 2.0 लॉन्च किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ड्रोन असेंबल करने से आगे बढ़ना। ड्रोन की प्रमुख तकनीक जैसे एआई आधारित तकनीक है, जिप है, सेंसर है, सॉफ्टवेयर है, स्वायत्त संचालन प्रणाली, सबको भारत में ही विकसित करना है। और भारत में विकसित करके ड्रोन का कैसे जीवन के डाइवर्स एरिया में, अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हो सकता है, उसका यूज करके समाधान पर फोकस करना है, और इसीलिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली आज हमने 5 आर्टिकल डिस्कस किया, और पांचों आर्टिकल देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले हमने भारत न्यूजीलैंड को डिस्कस किया, दूसरा शांति विजन को डिस्कस किया, ताकि भारत की जो सदस्यता है, नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो भारत दावा कर रहा है 2028-29 के लिए, वो जीत सके, है ना। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जिसको नेशनल पार्क का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव दिया है। फूकोक द्वीप, इसमें जो 15 पर्यटक जो मर गए हैं, वियतनाम का है, ध्यान रखना। और उसके बाद निडार 2.0 लॉन्च किया है। निडार 2.0 क्या है? ड्रोन तकनीक से रिलेटेड, यानी ड्रोन इकोसिस्टम को कैसे बढ़ावा देना, इस दिशा में कोशिश करता है। तो आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि जो पांचों आर्टिकल था उसमें हमने उतना ही डिस्कस किया जितना हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो जैसे पहला इंडिया और न्यूजीलैंड वाला आर्टिकल था, तो वो मेंस का पार्ट ही बनता है, तो हमने प्रीलिम्स और मेंस दोनों एंगल से डिस्कस किया। अगर इंटरव्यू पूछे तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें सजेशन भी डिस्कस किया। बाकी जितने भी आर्टिकल थे वो प्रीलिम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो मेंस के वैल्यूडेशन में भी काम आ सकता है, जैसे विदेश मंत्री का जो शांति विजन है। तो जब कभी भी भारत के विदेश सहयोग से, यानी इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में भारत के पहलों की बात में बात करेंगे, कैसे भारत पूरे वर्ल्ड में शांति का संदेश दे रहा है, तो बोल सकते हैं कि भारत का शांति विजन को देखो। तो ये वैल्यूडेशन के रूप में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस लेक्चर को आप पसंद कर पा रहे होंगे। आज के डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लेक्चर पसंद कर रहे हैं तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताइए, ताकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ना, उनको जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो डिस्कशन, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उसको दूर करके आसान भाषा में, आसान तरीके से हम अपने कंटेंट को यूटिलाइज़ करें। ठीक है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको वो इन्फॉर्मेशन चला जाए। साथ में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई भी डाउट है, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जाके डाउट या सजेशन डाल सकते हैं, जिससे हमको प्रोत्साहन भी मिलेगा। अगर कोई सजेशन है तो हम उसको सीखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे और बेस्ट बना सकते हैं। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं, वहीं पर जाके हम आपके डाउट को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।